सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। अमूमन सदन की कार्रवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होते हैं, शामिल होते हैं तो बोलते नहीं हैं, और अगर बोलते भी हैं तो सबसे आखिरी में औपचारिकता के लिए थोड़ा बहुत बोल देते हैं, नहीं तो बोलते बोलते हैं नहीं। लेकिन आज मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया तब से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू किया, वेल में चले आए और उन्हें रोकने के लिए जो पीठ पर बैठे पीठाधीश थे समझा रहे थे, बुझा रहे थे, लेकिन जो विपक्ष था वो शांति नहीं हो रहा था। वो कह रहा था मोदी जी बोले तो बोले कैसे, मतलब कोई नियम तो होता होगा, उस नियम के आधार पर बोले कि ऐसे ही उन्हें बोलने का मौका दे दिया गया। इस तरीके का हंगामा होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या बोल गए जिसको लेकर हंगामा हुआ। तो बस वही बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की चर्चा की। महाकुंभ जिसको खत्म हुए कई दिन हो गए हैं, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में की। और जो महाकुंभ की चर्चा वो कर रहे थे उसको लेकर विपक्ष भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये नया वाला इंडिया है, इसमें नेता विपक्ष को बोलने की भी इजाजत नहीं मिलती। अगर मोदी जी ने कुछ कहा है और मैं उसका समर्थन ही करना चाहता हूं तो भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। इस तरीके का आरोप राहुल ने भी लगाया, प्रियंका ने भी लगाया, और बहुत सारे विपक्ष के नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। ऐसे तो रेडियो पे मन की बात वो कर लिया करते हैं, टेलीविजन पर मन की बात कर लिया करते हैं, लेकिन सदन भी उनके मन की बात के लिए ही जो है वो खोला गया, ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी जी जब बोलते हैं तो उसके बाद किसी को सवाल पूछने के लिए ना बोलने का मौका मिलता है, ना मोदी की कोई बात काट सकता है। इस तरीके की बात कही जा रही थी। तो भैया पहले ये जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में क्या बोला, कितना बोला और क्यों बोला। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है, एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है, और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी। तो मोदी जी आज सदन में महाकुंभ की चर्चा कर रहे थे। महाकुंभ कितना सफल रहा इसकी चर्चा कर रहे थे।
ये बता रहे थे कि देश भर से अलग अलग लोगों ने कैसे इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान दिया है, इस तरीके की बात कह रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये कुंभ कैसे एकता की मिसाल बना है, इस तरीके की चीजें उन्होंने कही। महाकुंभ के बारे में मोदी जी ने जो कुछ भी कहा वो ठीक लगता है, क्योंकि ये जो भी बातें हैं वो अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया, ये एक सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उस महाकुंभ में जितने लोग मर गए उनकी चर्चा उस तरीके से नहीं हुई। महाकुंभ में आज भी नहीं पता चल पाया है कि भगदड़ कितने जगह पर मची, भगदड़ में मरे हुए लोगों की संख्या कितनी थी। इस सब को छुपाने के लिए सरकार कोशिश करती रही। किस तरीके से योगी जी की सरकार ने महाकुंभ में भगदड़ का आंकड़ा छुपाने की कोशिश की। पहले तो भगदड़ की बात को भी इनकार किया, फिर बाद में उसे माना भी, लेकिन सिर्फ संगम नोच की भगदड़ को माना। अलग 2 जगहों पर जो भगदड़ हुई, दैनिक भास्कर के अनुसार कुल 3 जगहों पर भगदड़ हुई, उसको माना ही नहीं। भगदड़ में मरने वालों के आंकड़े को सरकार जो है वो नहीं सामने ला रही है। तो ये वो चर्चाएं हैं जिस पर विपक्ष बात करना चाहता है। कह रहा है कि महाकुंभ के सफल आयोजन को आप जो डंका पीट रहे हैं उसमें उन लोगों की भी तो चर्चा कीजिए। लेकिन मोदी जी ये कहते रहे कि महाकुंभ जो है ना वो ऊंच नीच नहीं देखता है, महाकुंभ जो है उसमें सभी को समान अवसर मिला, इस तरीके की बात कहने की वो कोशिश करते रहे। लेकिन आप सभी को पता है कि महाकुंभ कैसे 2 धड़े में बटा रहा। आप सभी ने देखा कि महाकुंभ में कैसे एक वीवीआईपी कल्चर रहा और एक आम इंसान के लिए व्यवस्थाएं की गई। तो महाकुंभ जिसे मोदी जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं था, वो महाकुंभ कैसे वीआईपी और गरीब लोगों के बीच बटा रहा, इसकी तस्वीरें भी आप सभी ने देखी थी कि कैसे एक अलग तरीके का संगम घाट बनाया गया था वीआईपीओं के लिए। उनके आने जाने की अलग अलग तरीके की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश पुलिस वीआईपीओं की सेवा में लगी रही और आम इंसान की जिंदगी जाती रही, कुचलते रहे लोग। इस पर जो है वो चर्चा नहीं हुई और यही वो बात थी जिसको लेकर हंगामा हो रहा था। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई उनको श्रद्धांजलि भी मोदी जी ने आज तक नहीं दिया है। जितना मानते हैं, जितने लोग मान रहे हैं मर गए, उनको भी तो श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन मोदी जी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। इस तरीके के भी आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। महाकुंभ को मोदी जी ने एकता की मिसाल बताया। तो ये एकता की मिसाल क्या सिर्फ हिंदुओं की एकता की मिसाल बनी? क्योंकि मुसलमानों की एंट्री पर बैन था, उनके व्यवसाय पर बैन था, उनके ना आने की हिदायत दी गई थी। तो ये बात तो साफ है कि जिस महाकुंभ को मोदी जी एकता का संगम बता रहे हैं, जिस महाकुंभ को एकता का अमृत निकला है, इस तरीके की बात कह रहे हैं, वो महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की एकता, हिंदुओं के सभी जातियों, अलग अलग समुदाय की एकता का मिसाल जरूर बन सकता है। लेकिन पूरे देश में जो अलग अलग समुदाय है, हिंदू मुस्लिम है, उनकी एकता का मिसाल महाकुंभ नहीं बन पाया। क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत से ही एक समुदाय विशेष की नो एंट्री का बैनर लगाकर ये कहने की कोशिश की गई थी कि उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि महाकुंभ जो है वो हिंदुओं की एकता के लिए जरूर और जरूर जो है वो मिसाल बन सकता है। लेकिन आपने ये सोचा कि महाकुंभ पर मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा? ये आप सोच रहे हैं? मतलब महाकुंभ को खत्म हुए इतना दिन हो गया, उस पर इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं। महाकुंभ की सफलता को लेकर योगी जी ने ये तक बता दिया था कि एक नाविक कैसे करोड़पति बन गया, उसको कितने पैसे मिल गए। यहाँ तक कि महाकुंभ को लेकर योगी जी ने यह भी बता दिया कि प्रयागराज में जो पढ़ने वाले युवा थे उन्होंने अपने बाइक का पूरा खर्चा ही निकाल लिया है। लोगों को जैसे ट्रैवलिंग करा दिया करते थे उससे बहुत कमाया है युवाओं ने, इस तरीके की भी बात उन्होंने कह दी। मतलब वो यूथ जो प्रयागराज में पढ़ने गया है उसका कोचिंग बंद था, उसके आने जाने के ट्रैवलिंग पर रोक थी, पूरी तरीके से प्रयागराज ठप था इस महाकुंभ पर। इसकी चर्चा योगी जी ने नहीं की, लेकिन योगी जी ने ये बता दिया कि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी प्रयागराज में थे उन्होंने मोटी कमाई कर ली अपने बाइक से। जो कुंभ में नहाने लोग जा रहे थे उनको पहुंचाने और लाने के लिए मोटी कमाई जो है उन्होंने की है। इस तरीके की बात योगी जी ने कहकर ये बताने की कोशिश की कि ये जो कुंभ रहा वो सिर्फ धार्मिक नहीं, आर्थिक रूप से भी लोगों को काफी मदद दे गया। इस तरीके की बात कर अपनी छाती चौड़ी करते रहते हैं, अपना पीठ थपथपाते रहते हैं। मोदी जी भी वही चर्चा कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ की चर्चा आखिर मोदी जी को सदन में खड़े होकर क्यों करनी पड़ रही है? वो महाकुंभ जिसे खत्म हुए इतना दिन हो गया। ये दरअसल चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि आज सुबह से ही राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है
कि जाति जनगणना के आधार पर कैसे ओबीसी को उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया है और ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया है वो 50% आरक्षण के बैरिकेड को तोड़कर उन्होंने दे दिया है। यानी कि जाति जनगणना पर कांग्रेस ने एक अलग स्टेप उठा लिया है और इसे देश को सीखने की जरूरत है। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों के बीच में बताई है। तो दरअसल जाति जनगणना पर चर्चा ना हो इसलिए महाकुंभ की चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ जो है वो आरएसएस बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है। महाकुंभ में जिस तरीके से तैयारियां की गई, जिस तरीके से हिंदू धर्म की सभी जातियां एक साथ गंगा त्रिवेणी में स्नान करती हैं, वो चीज, वो एजेंडा सूट करता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था और एकता का महासंगम देखने को मिला। ये एकता का महासंगम हिंदू धर्म के अलग अलग जातियों का था और ये एजेंडा बीजेपी को सूट करता है। इसीलिए मोदी जी ने आज सदन में जाति जनगणना की चर्चा जो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं शुरू कर दी थी उसे ठप करने के लिए ये एजेंडा शुरू किया है। तो मोदी जी ने जब सदन में बोलना शुरू किया और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी जो है वो इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि सत्ता भी बोले, विपक्ष भी बोले और हर शख्स को बोलने की इजाजत मिले जो सदन में मौजूद है। अगर किसी भी एक पक्ष की बात को दबा दिया जाए तो ये लोकतंत्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।